हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 12th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक लेके डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अतीत का पुनर्निर्माण व समस्याएं, यानी यहाँ हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अतीत को, इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किस तरह से इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया और किन किन समस्याओं को फेस किया। तो चलिए हम देखते हैं अतीत का पुनर्निर्माण। तो अतीत का पुनर्निर्माण यानी हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को समझने के लिए जैविक पदार्थ तो हमारी बिल्कुल भी सहायता नहीं करते, क्योंकि जैविक पदार्थ जो हैं वो समय के साथ नष्ट हो गए हैं, गल सड़ गए हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और इस तरह के अन्य चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल कौन से हैं? हमारे लिए हेल्पफुल हैं भौतिक साक्ष्य, जो समय के साथ मौजूद हैं, जो पुरातत्वविदों की सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें हैं मृदभांड, औजार और आभूषण जैसे। और बेसिकली ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्हीं पदार्थों की चीज़ें शेष बची हैं जो पत्थर या धातु या पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें, यानी इस तरह की भौतिक चीज़ें हैं जो बेसिकली पत्थर, पक्की ईंटी और पक्की मिट्टी और धातु जैसी चीज़ों से बनी हैं या हड्डी जैसी चीज़ों से बनी है, वो लगभग थोड़ी ठीक अवस्था में हमें उपस्थित मिली हैं, हमें वहाँ खुदाई में प्राप्त हुई हैं। लेकिन जैविक पदार्थ पूर्णतः नष्ट हो गए। तो अब हमें देखते हैं हमें चीज़ें कौन सी मिली हैं, पुरावस्तुएं कौन सी प्राप्त हुई हैं। हमें वो पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो या तो टूटी हुई हैं या जिन्हें अनुपयोगी मानकर फेंक दिया गया, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि बाकी चीज़ों को रिसाइकल किया जाता था, पुनर्चक्रित। तो शायद टूटी हुई और या यूजलेस चीज़ें जिनको फेंक देते थे वही हमें मिली हैं, जिनसे हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, और ऐसे बहुमूल्य वस्तुएं जो हमें ठीक ठाक अवस्था में मिली हैं, मतलब अक्षत अवस्था में, यानी अक्षत मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं है। वो हमें किस कंडीशन में मिली हैं? वो या तो इसलिए मिली है हमें कि इतिहास वो उनसे खो गई थी उन लोगों से, या फिर वो रखकर भूल गए थे। या तो उनसे खो गई थी या वो रखकर, स्टोर में रखकर, संचय में रखकर भूल गए थे, इसलिए संभवतः पुरातत्वविदों को आज वो खुदाई में मिल गई हैं। तो कुल मिला के जो भौतिक साक्ष्य हैं, जिसमें सभी तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो टूटी हुई हैं, अनुपयोगी हैं या बहुमूल्य हैं, सब तरह की पुरावस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि खोज किस प्रकार की जाती है। इतिहास, किसी भी इतिहास को, चाहे वो हड़प्पा का है किसी भी चीज़ को, उसके लिए सबसे पहले एविडेंस ढूंढने की ज़रूरत होती है, अवशेष या साक्ष्य कहते हैं, साक्ष्य, एविडेंसेस। तो खोज के प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहली शर्त, सबसे पहला चरण, पहली स्टेप तो ये कि हमें कोई भी आर्टिफैक्ट, कोई भी एविडेंस प्राप्त हो, हमें उसकी प्राप्ति हो, हमें वो खुदाई में मिले। तो पहली स्टेप तो ये हो गई कि हमें वो चीज़ें, हम खुदाई से उन चीज़ों को प्राप्त करें, पुरावस्तुओं को। एक बार जब प्राप्त हो गई तो हमारा दूसरा चरण शुरू हो गया। वो क्या है? उनको क्लासिफिकेशन करने का, वर्गीकरण करने का। जो चीज़ें हमें मिली हैं हम उनको क्लासिफाई करें, एनालिसिस करें और उनके प्रति कंक्लूजन निकालें, उनके प्रति निष्कर्ष तक पहुँचें कि वास्तव में उनका क्या अर्थ है। तो चलिए हम इसको विस्तार से देखते हैं, वर्गीकरण को। ये जो हड़प्पा की जो पुरावस्तुएं मिली हैं, इनके वर्गीकरण के कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे। तो बेसिकली दो सिद्धांत हैं, एक तो सामान्य सिद्धांत और एक जटिल सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत से अभिप्राय है कि जो भी आर्टिफैक्ट मिले हैं वो किस रॉ मटेरियल से बने हुए थे, किस कच्चे माल से बने हुए थे, यानी इसका बेस है रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करना। वो चीज़ें पत्थर की थी या वो धातु, मेटल की, या मिट्टी या हाथी दांत या हड्डी यानी अस्थि की थी, वो किस चीज़ की थी, रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना सामान्य सिद्धांत में है। दूसरा हमारा सिद्धांत है जटिल सिद्धांत। जटिल सिद्धांत का बेस है उपयोगिता, यानी यूटिलिटी के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि इस कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि वो वस्तु जो है वो रियल में उसका उपयोग क्या था,
यानी उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो इसमें प्रमुख आधार है जटिल सिद्धांत के अंदर। अब किसी भी पुरावस्तु की ये समझना कि उसकी उपयोगिता क्या थी, उसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, जैसे पुरावस्तु क्या है, या प्रेजेंट से उसका कंपैरिजन करना, या वो कहाँ मिली है, या इनडायरेक्ट जो एविडेंसेस है उनसे हेल्प लेना, या रेफरेंस डेवलप करना। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से देखते हैं। अब हम आगे जटिल सिद्धांत की स्टडी करने जा रहे हैं, इनको विस्तार से देखेंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले पुरावस्तु क्या है, यानी इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पुरावस्तु क्या है। क्या वो कोई औजार है, या वो कोई आभूषण है, या वो कोई स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करने वाली वस्तु है। वो क्या है, बेसिकली वो वस्तु क्या चीज़ है, आभूषण, बर्तन, औजार या अन्य कोई चीज़ हो सकती है। ओके। दूसरा तरीका है आधुनिकता से तुलना। इस पर सीबीएसई का 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट का आया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त पुरावस्तुओं से उसकी समानता पर आधारित होती है, ये स्टेटमेंट आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कोई पुरावस्तु मिली तो एकदम से हमारे माइंड में ये बात आती है कि प्रेजेंट टाइम में ऐसी चीज़ों का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और हम प्रेजेंट के आधार पे उसको, उस पुरावस्तु के रिजल्ट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी हमें पुरावस्तुएं मिली हैं उनमें चाहे वो मनके हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे वो चक्कियाँ या पत्थर के फलक हैं, हम सब पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट में इन चीज़ों का क्या यूज़ है। अच्छा, तो इनका बर्तनों के रूप में यूज़ हो सकता है, इनका अनाज पीसने के तौर पे हो सकता है। हम प्रेजेंट में उसका मीनिंग समझते हैं, उसका यूज़ समझते हैं, और फिर उसको पास्ट पे अप्लाई करते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन से अननोन, यानी जो चीज़ हमें पता है वर्तमान से अतीत की ओर हम जाते हैं। मीन्स इतिहासकार इस तरह से कंक्लूड करते हैं। ओके। तीसरा तरीका है प्राप्ति स्थल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था मोहनजोदड़ो और टाउन प्लानिंग में कि किस तरह से हड़प्पा के शहर 2 पोर्शंस में बटे थे। लगभग सभी शहर नगर दुर्ग यानी सिटाडेल और निचला नगर यानी लोअर टाउन में। तो अब हम यही जानेंगे कि कोई भी चीज़ है वो कहाँ मिली है, वो नगर दुर्ग में मिली है या निचले नगर में। नगर दुर्ग में विशेष चीज़ें मिली थी, विशिष्ट चीज़ें थी। निचले नगर में वो कॉमन लोगों के यूज़ के लिए थी। अच्छा, निचले नगर में भी कोई चीज़ किसी घर में मिली है। देखिए ये घर का नक्शा है, घर में मिली है। घर में भी कहाँ मिली है, वो रसोई में मिली है, स्नानागार में, नाली में, या घर के बाहर वो कहीं कब्र में मिली है, भट्टी में, कहाँ मिली है। जिस जगह वो चीज़ मिली है उस आधार पे उसकी उपयोगिता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। आगे देखिए, कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्य की सहायता से भी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। जैसे हमें ये ज्ञात है कि हड़प्पा के निवासी जो हैं कपड़ा बनाना जानते थे, वो कपास की कृषि करते थे, और कपास के कोई बहुत थोड़े टुकड़े हमें प्राप्त हुए, लेकिन कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले। तो फिर हम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि वो कपास की कृषि करना जानते थे? हमने अप्रत्यक्ष साक्ष्यों की सहायता ली। देखिए आपको ये स्टैचू दिखाई दे रही है। इस स्टैचू पर ये जो मूर्ति है ये बेसिकली हम पहले एक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, प्रीस्ट किंग की। हमने एक वीडियो देखा था हड़प्पा की केंद्रीय सत्ता की, वहाँ शासक वर्ग था कि नहीं, उसमें हम ये पुरोहित राजा के बारे में देख चुके हैं। इसमें आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन कपड़े पे बनी डिज़ाइन है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो वस्त्र निर्माण करने का उन्हें ज्ञान था, वहाँ वस्त्र निर्माण होता था। नेक्स्ट है संदर्भ विकसित करना, यानी रेफरेंस डेवलप करना। जैसा कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने हड़प्पा की खोज की कहानी देखी थी। उस हड़प्पा की खोज में हमने देखा था कि कैसे कनिंघम जो है, जो एएसआई का जनक भी था, पहला डायरेक्टर जनरल था, पूरी कोशिश, सारे प्रयास के बावजूद भी हड़प्पा का सही टाइम फिक्स नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उस समय उसे कोई सही रेफरेंस नहीं मिला। लेकिन जॉन मार्शल ने यह काम कर दिखाया। क्यों? क्योंकि जॉन मार्शल एक पेशेवर पुरातत्वविद था। जॉन मार्शल इससे पहले यूनान, क्रीट, मेसोपोटामिया में कार्य कर चुका था। तो उसने ये देखा
कि जैसी मोहरें उसे मेसोपोटामिया में मिली थी, बेलन आकार की मोहरें, उसी प्रकार की मोहरें उसे हड़प्पा में भी मिली हैं। और हड़प्पा में जो बड़े पैमाने पे कुबड़ के बैल वाली जो मोहरें मिली हैं, वैसी ही मोहरें उसे मेसोपोटामिया में मिली हैं। यानी एक रेफरेंस डेवलप हुआ कि ये हड़प्पा मेसोपोटामिया की समकालीन है और इनके बीच में कोई ना कोई संपर्क था। तो इस तरह से ये रेफरेंस जब विकसित हुआ, इस संदर्भ के आधार पे हड़प्पा का कालक्रम डिसाइड हो सका। तो संदर्भों की सहायता से भी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। आप देखिए, ये मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर है। इस पर ये जो कुबड़ के बैल, ये देखिए, इस मोहर को जब पूरा ज़मीन पर पूरा बिछाया जाता है इस तरह से, तो ये ऐसा प्रिंट निकलता है। इसमें देखिए कुबड़ का जो बैल है उसकी आकृति बनी है। इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः ये आकृति जो है ये हड़प्पा की मोहरों पर जो कुबड़ वाला बैल बना है उसी का प्रभाव, उसी के परिणाम स्वरूप उसी का प्रभाव मेसोपोटामिया की सभ्यता पर, उनकी मोहरों पर भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पुरावस्तुएं हैं उनकी खोज कैसे करी गई, उनके 2 चरण थे और 2 चरणों के बाद उसका क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन के फिर से 2 सिद्धांत थे, एक जटिल था, एक सामान्य था, और जटिल में हमने पूरा विस्तार से देखा। तो इस तरह से ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक को। सेकंड हमारा टॉपिक है कि जो पुरावस्तुएं हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी चीज़ें उन्हें मिली, उनको एक्सप्लेन करने में पुरातत्वविदों को समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, और जनरली जो रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हैं पुरातत्वविदों को धार्मिक जीवन को पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट करने में फेस करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब भी पुरातत्वविदों को कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो उनके समझ नहीं आ रही, जो उन्हें असामान्य या अपरिचित लग रही है, उन्होंने हमेशा ये माना कि ये तो धार्मिक महत्व की होगी, और कहीं कहीं अनुमान का भी उन्होंने यूज़ किया, अनुमान लगाकर भी कुछ निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास किया। तो अब देखिए, हड़प्पा के जो लोग हैं उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो आप ये समझिए कि हड़प्पा का जो सामाजिक जीवन था उसमें उनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, जिस तरह से हमारा आज का समाज पितृ सत्तात्मक है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात यह है कि हड़प्पा में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। ये 2 बातें आप ध्यान से समझिए। आगे चलिए हम देखते हैं कि यहाँ मातृ देवी की जो पूजा है उसके साक्ष्य मिलते हैं। यानी ये आप मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, इसे मातृ देवी की संज्ञा दी है। इसके सिर पे हमें शंखों, ये जो क्या कहते हैं, पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है, और सिंह जो वस्त्र है वो पहन रखे हैं, और आभूषण, हार वगैरह धारण किए हैं। यानी एक विशिष्ट ये प्रतिमा नजर आती है। इसे मातृ देवी की पूजा के संकेत मिलते हैं कि संभवतः वो माता के रूप में जो देवी है उसकी पूजा करते थे। ओके, ऐसी बहुत सारी मृण मूर्तियां मिलती हैं, मिट्टी के मूर्तियां मिली हैं। नंबर 2 पर है पुरोहित राजा। पुरोहित राजा हम बढ़ चुके हैं किसमें? केंद्रीय सत्ता में भी। तो यहाँ पुरोहित राजा हम रिलीजियस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि जो पुरोहित राजा है वो, यानी ऐसी दुर्लभ पत्थर से बनी हुई कई स्टैचूज मिली हैं जो एक स्पेसिफिक मुद्रा में घुटने पे पैर हाथ रख के बैठा हुआ एक व्यक्ति है, और स्पेसिफिक मुद्रा है उसकी, और वो एक दुर्लभ पत्थर से बनी उत्कृष्ट स्टैचू है। तो ऐसा माना जाता है कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति की है। संभवतः ये पुरोहित वर्ग था, पुरोहित व्यक्ति था जो धार्मिक अनुष्ठान संपादित करता था। यानी हड़प्पा के लोग धार्मिक जो अनुष्ठान हैं वो भी किया करते थे, इस बात को प्रमाणित करता है। आगे देखिए, हड़प्पा के जो लोग हैं वो यज्ञ हवन या अग्नि वेदियां जो हैं उनका भी उनके द्वारा भी अपनी धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनको संपादित करते थे। ऐसे ही कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे हमें लोथल और बनावली से अग्निवेदियां मिली हैं, साथ ही साथ हमें कालीबंगा से ऐसे ही 7 अग्निकुंड जैसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे यज्ञ हवन करने जैसे अग्निकुंड। और साथ ही साथ ये हमें ग्रेट बाथ जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने टाउन प्लानिंग में पढ़ा था, नगर दुर्ग में ये पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में। ये माना जाता है कि ये विशाल स्नानागार जो है ये किसी विशेष ओकेजन पे प्रयोग किया जाता था। यानी कुल मिला के ये सारी जो विशिष्ट संरचनाएं हैं ये धार्मिक अनुष्ठान की ओर संकेत करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रकृति पूजा। जैसे वर्तमान में पीपल और तुलसी और इस तरह के प्रकृति यानी पेड़ पौधों की
पूजा के प्रचलन हैं, उसी तरह से ये अनुमान लगाया गया। मोहरों पर बहुत सारे पेड़ों की और इस तरह की आकृतियाँ मिली हैं, तो उससे ये इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि उस समय प्रकृति की पूजा का प्रचलन था। साथ ही साथ पशु पूजा का प्रचलन भी माना गया है। जैसे आज हम गाय की पूजा करते हैं, उस प्रकार वहाँ बड़े पैमाने पे जो मोहरे हैं उन पर एक सिंह का पशु, जिसे एक श्रृंगी कहा गया है, और कुबड़ वाला जो बैल है, इनकी पूजा का प्रचलन था। और इसके साथ साथ अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पाशुपति शिव यानी आद्य शिव। ऐसा माना जाता है कि आद्य शिव का पूजा का प्रचलन था। यानी आपको एक फोटो दिखाई दे रही है मोहरों पर, ये एक व्यक्ति हैं, एक देवता दिखाए गए हैं जिनके 3 तरफ मुंह हैं, एक सामने दो साइड में, और इनके 2 सींग हैं, और इनके दाईं तरफ हाथी और बाघ है, बाईं तरफ इनके ये गेंडा और भैंस है, सामने 2 हिरण हैं। यानी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये कोई पशुओं के स्वामी पाशुपति हैं, तो उन्हें पाशुपति शिव की उपाधि दी है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली, वहाँ भी पीपल का वृक्ष है, उसके बीचों बीच एक देवता खड़ा हुआ है, और उसके सामने पंक्ति में 7 लोग खड़े हैं जो उनको नमन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और इसी प्रकार अन्य और आकृतियाँ मिली हैं जिनमें योगी की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इतिहासकारों ने इन्हें आद्य शिव की संज्ञा दी है, यानी शिव का आरंभिक रूप। शिव भगवान आप जानते हैं वर्तमान में प्रचलित हैं, उनका प्रारंभिक रूप आद्य यानी प्रारंभिक रूप। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पत्थर, संभवतः इनको शिवलिंग का नाम दिया गया है कि शिवलिंग ये रहे होंगे। शिव पूजा का प्रचलन है तो शिवलिंग का भी पूजा का प्रचलन रहा होगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि ये जो धार्मिक जीवन के बारे में निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, ये 100% एविडेंसेस के बेसिस पे नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अनुमान भी लगाए गए हैं। इस अतीत को पुनर्निर्मित करने में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि कुछ जगह अनुमान लगाया गया है। इतिहासकारों को जहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, वो वर्तमान से अतीत की ओर जा रहे हैं। इस तरह से करके वो कंक्लूजन पर पहुंचे। बट कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह के जो नियम हैं वो पत्थर या चक्की या इस तरह के जो पात्र हैं, बर्तन हैं, उनके लिए कंक्लूजन निकालने में तो ठीक है, लेकिन किसी भी धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना, वो भी इस तरीके से, ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। ये थोड़ा डाउटफुल है, संदिग्ध है। ओके, तो इसमें 2 मेन पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट तो है आद्य शिव का, कि जिसे हम आद्य शिव मान रहे हैं, क्या वो वास्तव में आद्य शिव है? तो उसके लिए कुछ रेफरेंस दिए हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, जो आर्यों के टाइम रचा गया, उसमें एक प्रमुख देवता में रुद्र देवता का भी नाम है। और रुद्र को पौराणिक जो हमारी परंपराएं हैं उनमें रुद्र जो देवता है, शिव के लिए ये नाम प्रयोग किया गया। यानी कंक्लूजन ये निकला कि शिव का ही दूसरा नाम रुद्र है। ओके, इसलिए इन पशुओं से घिरी हुई आकृति को हमने पशुपति शिव का नाम दे दिया, आद्य शिव का नाम दे दिया। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि जो रुद्र है, रुद्र, उस रुद्र का ऋग्वेद में ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है पशुपति जैसा, जैसा कि हम मोहरों पर देखते हैं, हड़प्पा की मोहरों पर कैसे पशुओं से घिरा हुआ है। तो उसकी कोई भी समानता ऋग्वेद में ऐसी कोई चीज़ का उल्लेख नहीं है जैसा कि हड़प्पा की मोहरों में उल्लेख है। तो कोई भी ऐसी समानता नहीं है जिसके आधार पे इसे माना जा सके। ओके, दूसरी बात, ना उसे योगी के रूप में दिखाया गया और ना ही उसे रुद्र के किसी भी डिस्क्रिप्शन से वो मैच करता है। ना उसे योगी के रूप में दिखाया और ना ही रुद्र से उसकी कोई विशेषता मैच करती है। तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि शायद ये कोई शमन रहा होगा। शमन मतलब, शमन वर्ग वो वर्ग होता है जो ये दावा करता है कि उनके पास कोई सुपर पावर है, उनके पास कोई जादुई कला है, जिससे वो इस दुनिया के साथ साथ जो दूसरी दुनिया उससे संपर्क साधने में भी की भी उनके पास पावर है, और वो जादू टोना तंत्र मंत्र इनके माध्यम से, ताबीज आदि के माध्यम से इलाज करने का दावा करते हैं। तो शायद उनका ये मानना है कुछ विद्वानों का कि ये
शमन वर्ग रहा होगा और इस समय ताबीजों का भी प्रचलन रहा होगा। अब इसके बाद दूसरी समस्या जो है वो ये बताई है कि जिनको उन्होंने बताया है कि ये शिवलिंग है, छोटे छोटे पत्थर के जो सांचे मिले हैं। तो अर्नेस्ट मेके जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में ये बताया है कि जो डिफरेंट टाइप के पत्थर हैं, लाजवर, जेस्पर, उनके 2 इंच के शंकु आकार के पत्थर मिले हैं जो बहुत ही अच्छे से तराशे गए हैं, जिनको इतिहासकारों ने लिंग मान लिया है, शिवलिंग के रूप में जिनको डिस्क्राइब किया है। तो वो ये कहते हैं कि ये संभवतः शतरंज जैसे कि जो खेल हैं उन खेलों को उन पट्टों पर खेलने के लिए संभवतः ये प्रयोग किए जाते होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि शिवलिंग यानी शिव से ये जुड़े हुए हैं, हो सकता है ये किसी खेलने के लिए किसी खेल को खेलने के लिए उनके पट्टों पर इनका प्रयोग किया जाता होगा। तो इस प्रकार हमने आज 2 पॉइंट्स देखे हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स देखे हैं। पहला टॉपिक हमने देखा कि जो अतीत है उसको पुनर्निर्माण करने के क्या चरण और जो पुरावस्तुएं हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और दूसरा हमने देखा कि जो धार्मिक जीवन है उसको किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको बार बार देखिए, समझिए, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।